Students, लेक्चर नंबर 9 ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैं आपसे कोलरॉश लॉ डिस्कस करने जा रहा हूं। ये लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है +2 पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से दिस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस लॉ को समझने के लिए आपको मेरा जो प्रीवियस लेक्चर है, लेक्चर नंबर 8, उसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। हमारी समस्या ये थी कि हम मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिटरमिन करना चाहते हैं। तो अगर हम लास्ट लेक्चर के इस ग्राफ को देखें जहां हमने वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन शो की है। अब कैसे मोलर कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ बढ़ती है, ओके, इट इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन, वो हमने डिवाई हक्कल और सैगर इक्वेशन से पता किया था। सबसे पहले मैंने आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टेंस कैसे चेंज करती है विद डाइल्यूशन वो समझाया। You can see this is a case of strong electrolyte and यहां आप अगर देखें तो this is a linear equation। ये इसकी डेविएशन दिखाई गई है हायर कंसंट्रेशन के ऊपर एंड इधर डाइल्यूशन है। अब जीरो डाइल्यूशन विच इज नॉट अचीवेबल, ओके, इसको हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं। इस पे कितनी मोलर कंडक्टेंस है वो डिटरमिन की जा सकती है बाय एक्सट्रापोलेशन ऑफ द ग्राफ, ओके। सो इस बेसिस पे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पता कर सकते हैं। दूसरी तरफ वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू बहुत कम होता है। यू कैन कंपेयर देम, और इसको मैंने टेबल की फॉर्म से एक्सप्रेस किया था। ये कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है। ये 5.2 है, 129 है 0.1 मोलर पे। बट जो इंक्रीज इन मोलर कंडक्टेंस है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में विद डाइल्यूशन वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जानने के लिए जो लेक्चर नंबर 8 है उसको सुनिए। एंड हम क्या देखते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जब डाइल्यूशन बहुत बढ़ती है तो मोलर कंडक्टेंस की इंक्रीज भी बहुत ज्यादा है। And you can see that this line has become almost parallel to y-axis. It means ये लाइन किसी भी पॉइंट पे इस y-axis को टच नहीं कर रही। It means जो जीरो डाइल्यूशन है इसमें नहीं आ रही, मींस जीरो डाइल्यूशन पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इसकी कंडक्टिविटी क्या है वो हम नहीं पता कर सकते। तो इसीलिए इस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अभी जो हमें टॉपिक सीखना है दैट इज कोलरॉश लॉ। This law is really very useful। इस लॉ को समझने के लिए let us see this table। जो एक्सपेरिमेंटल वर्क किया गया है वो क्या हमें समझाता है। ये मेरे पास 3 सेट्स हैं इस साइड पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के, जिनमें मैंने फर्स्ट सेट में क्या किया, देखिए पोटाशियम आयन सोडियम आयन का सेट है, दूसरा भी पोटाशियम एंड सोडियम आयन का सेट है, और थर्ड भी पोटाशियम आयन एंड सोडियम आयन का सेट है। बट उनमें 3 सेट्स में पहले में क्लोराइड एनायन है, दूसरे में ब्रोमाइड है, थर्ड में नाइट्रेट है। तो इसकी मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू ये गिवन है, इसकी भी गिवन है। ये सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इसीलिए इनकी मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पता होगी और कर सकते हैं। अब जब इन दोनों की मोलर कंडक्टेंस का डिफरेंस लिया तो वो 23.41 आया। इसी तरह पोटाशियम ब्रोमाइड एंड सोडियम ब्रोमाइड की मोलर कंडक्टेंस का डिफरेंस लिया, वो भी 23.41 आया। एग्जैक्टली थर्ड केस में भी जो मोलर कंडक्टेंस का डिफरेंस है पोटाशियम आयन एंड सोडियम आयन के बीच में, दैट केम आउट टू बी 23.41। इट मींस इन ऑल दीज सेट्स the difference in molar conductance due to cations, right, lambda naught K positive and lambda naught Na positive के बीच में जो डिफरेंस है
दैट इज कमिंग आउट टू बी 23.41। इसको और समझने के लिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा नॉट के पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव माइनस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव माइनस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। इसको ब्रैकेट में रख दिया, जब इसको ओपन किया तो ये कैंसल आउट हो गया। तो हमारे पास जो डिफरेंस आया मोलर आयनिक कंडक्टिविटीज का, वो पोटाशियम आयन एंड सोडियम आयन की कंडक्टिविटीज का डिफरेंस आ गया। इट मींस अगर इनमें मैं अगर डिस्कशन करूं तब भी ब्रोमाइड की कंट्रीब्यूशन यहां के ब्रोमाइड की कंट्रीब्यूशन से कैंसल आउट हो जाएगी, तो के पॉजिटिव एंड सोडियम पॉजिटिव की जो कंट्रीब्यूशन है उनका डिफरेंस मेरे पास फिर आ गया। एग्जैक्टली अब हम इधर आते हैं, एनाइन का डिफरेंस लेते हैं जिनमें केटाइंस सेम कर दिए। ये पहला सेट है, इसमें पोटाशियम आयन कॉमन है, सेकंड में सोडियम आयन कॉमन है, थर्ड में लिथियम आयन कॉमन है, पर तीनों सेट्स में जो डिफरेंस मेरे पास आएगा वो ब्रोमाइड एंड क्लोराइड की मोलर आयनिक कंडक्टेंस का होगा। सी लैम्डा नॉट Br नेगेटिव लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव का डिफरेंस, दैट इज कमिंग आउट टू बी 2.06। इन सभी केसेस में वो डिफरेंस 2.06 आ रहा है। तो यहां से हम क्या समझते हैं, क्या ये नहीं लगता कि अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो यहां जो क्लोराइड का कंट्रीब्यूशन है और सेकंड केस में जो क्लोराइड का कंट्रीब्यूशन है वो सेम है, और इन सॉल्ट्स में जो आयन की कंट्रीब्यूशन है उसकी वैल्यू फिक्स्ड है, तभी तो वो डिफरेंस सेम आ रहा है। मीन ये जो 149.86 मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू है फॉर KCl, इसमें पोटाशियम आयन का कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड है, क्लोराइड का फिक्स्ड है। इसी तरह सोडियम क्लोराइड के इस वैल्यू में सोडियम आयन का कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड है, क्लोराइड का फिक्स्ड है। अगर उस फिक्स्ड वैल्यू में से दोनों में से क्लोराइड का वैल्यू कैंसिल आउट कर दिया तो फिक्स्ड वैल्यू ऑफ पोटाशियम आयन एंड फिक्स्ड वैल्यू ऑफ सोडियम आयन का डिफरेंस हुआ। जब वो वैल्यूज फिक्स्ड है तो डिफरेंस भी उतना ही होगा। इसी तरह इस केस में और आप इनको एनायंस के केस में अप्लाई कर सकते हैं। तो कोलरॉश ने एक बात बहुत ही बढ़िया वे से बतलाई। उसके अकॉर्डिंगली हर आयन gives definite contribution to the total molar conductivity irrespective of the nature of other ion with which it is associated. Means each ion of an electrolyte has fixed contribution towards total molar conductivity, and it is independent of the nature of other ion with which it is associated. Means value of molar ionic conductivity is not affected by the other ion with which it is associated. So this is a really very useful law. I read this: each ion makes a definite contribution to the total molar conductivity of an electrolyte at infinite dilution, irrespective of the nature of the other ion of electrolyte. And individual contribution of ions towards total molar conductivity of electrolyte is called molar ionic conductivities. So this is total molar conductivity, and these values are molar ionic conductivities at infinite dilution. Now this thing can also be expressed as, मान लीजिए मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है A3B4। अब मैं इस A3B4 को डिसोसिएट करना चाहता हूं, तो ये कैसे डिसोसिएट करेगा? 3A 4 पॉजिटिव प्लस 4B 3 नेगेटिव। सी
ये आप मेरे 7th लेक्चर में भी देख सकते हैं। अब मैं जानना चाहता हूं A3B4 की मोलर कंडक्टिविटी क्या है। अब इसके 3 A4 पॉजिटिव आयंस हैं, इसके 4 B3 नेगेटिव आयंस हैं, तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या है? बिकॉज वी नो from Colrosh law each ion gives a definite contribution to the total molar conductivity. It means what I say, जितनी उसकी आयन की कंडक्टिविटी की वैल्यू है उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 टाइम्स लैम्डा नॉट A4 पॉजिटिव प्लस 4 टाइम्स, ये 4 नंबर है, 4 टाइम्स लैम्डा नॉट B3 नेगेटिव आयन, इन वैल्यूज को मैं ऐड कर दूंगा तो ये टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ A3B4 हो जाएगी। सो द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, इसकी लिमिटिंग वैल्यू इसकी इज द सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटीज। ये क्या है? लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटीज है ऑफ द केटाइन एंड एनाइन, each multiplied with the number of the ions, each multiplied with the number of ions. See, here number of ion is 3 and here number of ion is 4, present in one formula unit of the electrolyte. Hopefully मेरी बात आप समझ गए हैं। अब यहां पे हमें +2 बोर्ड में या कंपटीशन में सिंपल प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। हमें मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दी है, इसमें से केटाइन या एनाइन की वैल्यू दे रखी है, दूसरे की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल एज दैट, ये वैल्यू यहां लिखिए इज इक्वल टू 3 टाइम्स, अगर ये वैल्यू लिखिए तो मतलब लैम्डा नॉट A4 पॉजिटिव दिया है, लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी केटाइन की दी है, वो पुट कर दीजिए, प्लस 4 टाइम्स इसको x मान लीजिए, ये वैल्यू निकल आएगी। अगर दोनों की वैल्यू दे रखी है तो आप 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट A3B4 आ जाएगी। इसी तरह अगर हम यही लॉ इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जानना चाहते हैं, लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये थी मोलर कंडक्टेंस, ये है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, किसकी इक्वल होगी? इज इक्वल टू लैम्डा नॉट वैल्यू ऑफ केटाइन प्लस लैम्डा नॉट वैल्यू ऑफ एनाइन। हम यहाँ पे किसी भी स्टोइकियोमेट्री से इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर रहे हैं, इट इज सिंपली लैम्डा नॉट C मींस केटाइन प्लस लैम्डा नॉट एनाइन। अब इस बात को और अच्छी तरह से समझने के लिए मैं यही एग्जांपल वापस ले रहा हूं। See here, एल्यूमिनियम सल्फेट है, उसी तरह का एग्जांपल या वो जनरल था, ये Al2SO4 थ्राइस है जो डिसोसिएट करके 2Al + 3 + 3SO4 नेगेटिव आयन देगा। इसका मतलब अगर मुझे मोलर आयनिक कंडक्टेंस इनफाइनाइट डिल्यूशन पे डिटरमिन करना है तो कितना होगा? 2 टाइम्स लैम्डा नॉट एल्यूमिनियम आयन प्लस 3 टाइम्स लैम्डा नॉट सल्फेट आयन, where lambda naught Al + 3 and lambda naught SO4 negative are what? Limiting molar ionic conductivities. Now we know that lambda naught M aluminium sulfate is equal to 6 times lambda naught equivalent Al2SO4 thrice. ये आप मेरे 7th लेक्चर में देख सकते हैं, मैं यहां बतला देता हूं। मोलर कंडक्टिविटी इन फाइनाइट डिल्यूशन इज इक्वल टू K into 1000 by M divided by lambda naught N. Is that clear? This is for, let me repeat, this is equivalent conductance is equal to, क्या हो जाएगा? K into 1000 by N, specific conductance into 1000 cancel out हो गया। Now what is the result? I may write it here, lambda naught
m over lambda naught equivalent is equal to A1 m1 by m1, where m1 is the molarity. Okay, ये molarity cancel out हो गया, and what is a valency? Is that clear? Now what is the valency of aluminum sulfate? 6. How do we get that? 2 times 3, 2 into 3 6, 3 into 2 6. ओके, ये नंबर ऑफ आयन है, ये चार्ज है, इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, ये आपकी इसकी वैलेंसी आ जाती है, 6 हो गया. आई रिपीट, लैम्डा नॉट m एल्यूमिनियम सल्फेट इज इक्वल टू 6 टाइम्स लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम सल्फेट. यहां से लैम्डा नॉट m इज इक्वल टू A times lambda naught equivalent. A is its valency. Now, what is lambda naught equivalent of Al2SO4 thrice? You divide this value by 6. What is this value? This is 2 times lambda naught aluminium ion plus 3 times lambda naught sulfate ion. You divide this whole by 6. ये वैल्यू, ये वाली मैंने यहां, ये जो वैल्यू है ये पुट कर दी. तो व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट? लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम सल्फेट इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एल्यूमिनियम बाय 3 प्लस लैम्डा नॉट सल्फेट आयन बाय 2. सो दिस इज हाउ वी रिलेट molar conductance with equivalent conductance, and from molar ionic conductance we can find out equivalent conductance. So again I say this is a very useful law, and आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव सम होगा वो यहां से क्लियर होगा, और डेफिनेटली इस पार्ट से एक ऑब्जेक्टिव सम किसी भी एग्जाम में हमें जरूर मिलता है. प्लीज मेरे लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं हमें बतलाइए, और लोगों को भी बतलाइए, ताकि सभी लोग इन लेक्चर्स का बेनिफिट ले सके, और ज्यादा से ज्यादा आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबको इसका प्रॉपर एडवांटेज मिल सके. थैंक यू वेरी मच.